जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चौथी और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा इसका आपको रिवीजन करा देते हैं क्या क्या इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, पहली पंचवर्षीय योजना जो हमारी चली थी वो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। और फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। और उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आपका अवकाश योजना चली थी। और अवकाश योजना के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी ये 1966 से लेकर 1969 तक, यानी 3 साल की ये आपकी 3 साल की ये आपकी योजना अवकाश चला था। इस टाइम पर दोस्तों क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत सारा भारत को नुकसान हुआ था, इसलिए यहाँ पर योजना अवकाश लाना पड़ा था भारत को। और चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, जो कि आपकी 1969 से लेकर 1974 तक ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। और 1969 से 1974 तक आपकी दोस्तों ये चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। अगर हम दोस्तों इसके बारे में बात करें, हालांकि इससे पहले वाले लेक्चर में डीपली हमने डिस्कशन किया था चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। और दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना जो हमारी आधारित थी वो आपकी DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास करना। और क्योंकि दोस्तों हमको पता चल गया था कि किस तरीके से अब खुद दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार ने चीन पर भरोसा किया था, जिसकी वजह से 1962 में युद्ध का सामना करना पड़ा था। इसलिए एक स्थिर होकर विकास करना यह लक्ष्य रखा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना का, स्थिरता के साथ विकास करना और एवं आत्मनिर्भर बनना, यह चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और दोस्तों इसके टाइम पर ही चौथी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों आपके ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जो कि आपका दूध से संबंधित था। 1970 में ऑपरेशन फ्लड चला था, जो कि दूध से संबंधित था। और इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों आपका इसरो की स्थापना की गई थी, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर ही दोस्तों आपका MRTP एक्ट आयोग आया था, जिसमें कहा गया था कि जो एकाधिकार की जो बात की जाती है उसको रोकना है, यानी कि प्रतिबंध लगाना है, जो मोनोपोली जो भी व्यापार होता है। तो उसके लिए 1969 में MRTP एक्ट आया था, और फिर इसको समाप्त करके 2002 में आपका प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 आया था, जिसे हम कंपटीशन एक्ट 2002 कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना देखी थी, और उस पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1978 से 1980 तक चली थी। और इस योजना में दोस्तों हमने जाना था कि 1978 में आपकी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों आपकी पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी, अगर हम दोस्तों इसकी बात करते हैं तो यह 1974 से लेकर 1979 तक यह पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। इसके बाद दोस्तों आपका अनुवर्त योजना आई थी, जो कि 2 साल ही चली थी, 1978 से 1980 तक। अगर हम दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, पहली हमारी ये हो गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना ये हो गई, तीसरी ये हो गई। और चौथी में दोस्तों चौथी से पहले यानी और तीसरी के बाद में अन्य योजना अवकाश लग गया था भारत में। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से
1974 तक हो गई थी, और 1974 से 1979 तक पाँचवीं पंचवर्षीय योजना हो गई थी। इसके बीच में दोस्तों बहुत सारी काम किए गए थे, यानी कि हालांकि ये नाम की पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, 5 सालों की थी ये, लेकिन ये 4 साल ही तक चली थी आपकी, क्योंकि 1978 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। और 1978 में दोस्तों भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बन चुकी थी, जो कि जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। उसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे, और इन्होंने 1978 में इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को, और जिसका फोकस ये था कि गरीबी को हटाना है, यानी कि गरीबी उन्मूलन करना है। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आपके डीपी धर मॉडल पर ये आधारित थी, जिसका लक्ष्य था, अगर हम दोस्तों इसके लक्ष्य की बात बताएं तो इसका उद्देश्य जो था गरीबी को हटाना था, और गरीबी हटाने का नारा भी दिया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। और दोस्तों इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, और 1975 में ही आरआरबी की स्थापना की गई थी, रीजनल बैंकों की स्थापना की गई थी। और पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों 25 जून को और 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित कर दिया था, कुछ आंतरिक गड़बड़ी हुई थी। और जब दोस्तों 25 जून 1975 में आंतरिक यानी कि जो आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगी थी, यह 21 महीनों तक इमरजेंसी लगी थी, 21 मंथ तक यह आपकी आपातकाल रहा था, और यह समाप्त जो हुआ था वो 21 मार्च 1977 में यह समाप्त हुआ था। और इस टाइम पर प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी जब आपातकाल लगा था, और राष्ट्रपति जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। अब दोस्तों जब 21 मार्च 1977 में जब आपातकाल को समाप्त किया गया था, तो फिर 1977 में ही चुनाव हो गया था, और इस चुनाव में जनता पार्टी जीत कर आई थी, और 1978 में इस पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया था, यानी कि जो इसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो मोरारजी देसाई जी बनाए गए थे। और मोरारजी देसाई ने 1978 में ही दोस्तों इस पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया था। इन्होंने कहा था कि हम कुछ नई योजना लाएंगे, और इस योजना को हम ख़त्म करते हैं, पंचवर्षीय योजना को। तो इन्होंने जो योजना लाए थे उसी को दोस्तों अनवरत योजना कहा जाता है। और अनवरत योजना के बारे में अगर हम बात करें, इसे हम रोलिंग प्लानिंग भी कहते हैं। इस योजना का मकसद था कि ये 1 साल के अंदर इसको 1 साल के लिए दोस्तों लॉन्च किया जाएगा, फिर इसमें इसका रिवीजन किया जाएगा कि इसमें क्या क्या सुधार हुए, यानी कि इससे हमें क्या क्या उपलब्धियां हुई, क्या क्या मिला है, तो इसे फिर से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे अगर फायदा होता है तो फिर से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 1978 से 1979 में एक साल के लिए लागू की गई थी। पहले 1 साल लागू की गई थी, फिर दूसरी साल जब ये लागू हुई थी तो फिर 1980 में दोस्तों सरकार चेंज हो गई थी। उस फिर से कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी, फिर से इंदिरा गांधी जी आपकी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। इस तरीके से दोस्तों 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई थी, और फिर यह जो रोलिंग जो प्लान था वो है गाडगिल गुन्नार मैर्डाल की मॉडल पर आधारित था। गुन्नार मैर्डाल के मॉडल पर यह अनवरत योजना आधारित थी दोस्तों। फिर जब प्रधानमंत्री फिर से इंदिरा गांधी बन जाती हैं तो फिर से दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना को फिर से लागू करती हैं भारत में। अब दोस्तों हम छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर हम छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, जो कि 1980 से शुरू होकर 1980 में दोस्तों यह छठी पंचवर्षीय योजना शुरू होकर 1985 में इसको समाप्त किया गया था। और दोस्तों इससे इससे पहले आपकी ये घटना घटित हो चुकी थी, अनवरत योजना वाली। अनवरत योजना को 1980 में ख़त्म कर दिया गया था, और फिर से दोस्तों इंदिरा गांधी ने फिर से इस योजना को लागू किया। इस योजना को चलाया 5 साल तक, जिसको हम यानी कि छठी 5 ईयर प्लानिंग कहते हैं, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इंग्लिश में इसको 6th 5 ईयर प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। 1980 में इसको लॉन्च किया गया था, और इस योजना का जो उद्देश्य था, फोकस जो था, वो औद्योगिकीकरण एवं रोजगार में वृद्धि करना था, और एवं गरीबी का उन्मूलन करना था। यानी कि इंडस्ट्री पर दोस्तों इसमें ध्यान देना था, इंडस्ट्री को डेवलप करना था। किस तरीके से इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, उसके लिए क्या नियम कानून बनाए जाए, तो इस तरीके से इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ध्यान देना था। इस योजना का मेन उद्देश्य ये था, और रोजगार में भी वृद्धि करना था। किस तरीके से लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलना चाहिए,
तो रोजगार में एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा और उसमें वृद्धि करने के लिए फोकस रखा गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। और एक दोस्तों गरीबी का उन्मूलन भी करना था। नॉर्मल बात है कि जब रोजगार सबको मिलेगा तो गरीबी गरीबी तो अपने आप से ही कम होगी, तो गरीबी को भी हटाना था। तो यह तीन उद्देश्य इसमें एक ही बात में कह दिए गए थे: औद्योगिकरण एवं रोजगार में वृद्धि और गरीबी उन्मूलन। इस तरीके से तीन चीज़ों का दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य था छठी पंचवर्षीय योजना में। और इसी में दोस्तों एक और आपका एक पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें छठी पंचवर्षीय योजना में जो जो बनाए गए काम किए गए थे वो सभी डिटेल में देखते हैं क्या क्या काम किए गए थे दोस्तों इस छठी पंचवर्षीय योजना में। एक तो दोस्तों छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 बैंकों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इससे पहले दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और जिसमें मैंने बताया था जिन बैंकों की 50 करोड़ से पूंजी ज़्यादा है उन बैंकों को सर उन जो बैंक थी उनको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था, राष्ट्रीयकरण कर लिया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि पहले ये जितनी भी बैंक थी ये सभी प्राइवेट थी, और प्राइवेट से हटाकर इनको फिर से गवर्नमेंट बना दिया गया। इसलिए दोस्तों इसी को हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, यहाँ पर फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मैंने आपको बताया राष्ट्रीयकरण क्या होता है। बैंकों को प्राइवेट से सरकारी बनाने का काम ही राष्ट्रीयकरण कहलाता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है दोस्तों बैंकों को प्राइवेट से सरकारी बनाने का जो काम होता है उससे ही राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। तो फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। और इन बैंकों की जो दोस्तों पूंजी थी, इन छह बैंकों की दोस्तों जो पूंजी थी वो 200 करोड़ से अधिक थी। इन 6 बैंकों की पूंजी 200 करोड़ से ज़्यादा थी, इसलिए इंदिरा गांधी ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था 1980 में। तो दोस्तों नेक्स्ट जो काम हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना में वो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब नाबार्ड क्या होता है दोस्तों, नाबार्ड के बारे में बात करते हैं तो यह दोस्तों एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी बैंकिंग के जो काम होते हैं वो नाबार्ड देखता है। कृषि से संबंधित इसकी फुल फॉर्म होती है बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इसकी दोस्तों फुल फॉर्म होती है, जिसका काम होता है कि जो भी किसान से संबंधित कृषि से संबंधित जो भी बैंक दोस्तों लोन प्रोवाइड करती हैं वो आपका नाबार्ड सब देखता है। और इसी में दोस्तों एक बैंक की स्थापना और की गई थी 1982 में, एग्जिम बैंक की। एग्जिम बैंक जिसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट जो काम हुआ था 2 अक्टूबर 1980 में, यहाँ पर दोस्तों एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया था। यह दोस्तों कार्यक्रम गांव के विकास के लिए योजना किस तरीके से चलाई जाए, इसलिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। ये आपका जो कार्यक्रम संबंधित था, आपका यह कार्यक्रम गांव के विकास के लिए संबंधित था। किस तरीके से गांव का विकास हो, गांव के विकास के लिए यह है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो था दोस्तों गांव के विकास के लिए था। गांव के विकास के लिए योजनाएं चलाई गई थी। और नेक्स्ट जो काम हुआ था दोस्तों इसमें आईआरडीपी की भी स्थापना की गई थी। आईआरडीपी की अगर हम बात करते हैं, इसी को दोस्तों हिंदी में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कहते हैं और इसी को इंग्लिश में आईआरडीपी कहते हैं। 2 अक्टूबर 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये गांव के विकास के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। ये दोस्तों गांव के आपके इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसका काम होता है गांव के विकास के लिए योजनाओं को चलाना। तो नेक्स्ट जो दोस्तों ये यहाँ पर हमको सब देखना पड़ा। फिर इसके बाद दोस्तों इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई थी 1985 से लेकर
1980 में। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक घटना घटित हो गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में 1984 में। 1984 में दोस्तों एक घटना घटित हो गई थी यहाँ पर। 1984 में आपकी प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, उनको मार दिया गया था। उसका रीजन ये था कि दोस्तों इंदिरा गांधी ने, एक व्यक्ति था दोस्तों, सिखों का एक राजनीतिक राजनीतिक दोस्तों एक सिखों का एक व्यक्ति था राजनीतिक, और जिसके अगर बारे में बात करें, जिसका नाम था भिंडेरवाला। अगर हम दोस्तों जिसकी बात करें, भिंडेरवाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था संत जरनैल भिंडेरवाला। अगर हम दोस्तों इसके बारे में बात करें तो यह एक सिख धार्मिक नेता था। ये भिंडेरवाला जो था दोस्तों, यह एक सिख धार्मिक नेता था और राजनीतिक एक क्रांतिकारी था। और इसने ये इसी को दोस्तों, यह आपका स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर था जिसको हम हरमंदिर साहिब के नाम से जानते हैं। उसमें ये दोस्तों खुद और अपने आदमियों के साथ छिपा हुआ था। भिंडेरवाला एक व्यक्ति था जो वो इस स्वर्ण मंदिर में जो छिपा था। इसको दोस्तों इस भिंडेरवाला को इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाकर इसकी हत्या करवा दी थी। इसको मार दिया गया था भिंडेरवाला को। और जिसकी वजह से दोस्तों 1984 में ही इंदिरा गांधी के कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे जो कि सिख सिख समुदाय के ही लोग थे। इनके सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो सिख ही थे। और सिखों ने ही दोस्तों इंदिरा गांधी पर गोली चला दी, इंदिरा गांधी को मार दिया गया था। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या इनके सिक्योरिटी गार्ड ने जब कर दी थी, तो फिर उनके इनके बेटा जी थे राजीव गांधी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर हम दोस्तों राजीव गांधी के बारे में बात करें, राजीव गांधी जब इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो बाद में फिर बहुत सारे दंगे हुए। फिर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर दोस्तों राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो 7वीं पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था, जो कि 1985 से लेकर 1990 तक यह पंचवर्षीय योजना चलती है। और जिसका उद्देश्य होता है रोजगार एवं खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना। इसमें दोस्तों जो भी रोजगारों को देना है व्यक्तियों को, और खाद्यान्न से संबंधित जो भी दोस्तों मोटे अनाज हैं, वो खाद्यान्न में उनके उत्पादन में वृद्धि हो, बहुत ज़्यादा तीव्र वृद्धि हो, यह फोकस रखा गया था। ये उद्देश्य था 7वीं पंचवर्षीय योजना का। और इसका जो नारा था 7वीं पंचवर्षीय योजना का 1985 से 90 में जो चली थी, इसका नारा था रोजी रोटी एवं उत्पादकता। रोजी रोटी एवं उत्पादकता इसका नारा था। और इस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो जो काम हुए थे, उन कामों के बारे में जान सकते हैं, क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। 1986 में दोस्तों स्पीड पोस्ट की प्रारंभ किया गया था। 1986 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्पीड पोस्ट वो होते हैं दोस्तों जो लेटर जो होते हैं, उनको लेटरों को जल्दी भेजने के लिए स्पीड पोस्ट करते हैं। इसलिए स्पीड पोस्टों की स्थापना जो हुई थी वो आपकी उस 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई थी। और 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई थी, जिसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म होती है जिसे हम भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ कहते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये ट्राइफेड जो है, मैंने आपको एक बताया था, आपने सुना होगा नाफेड। नाफेड भी ऐसे ही नाम लगता है, इसके नाम प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सेम लगता है। लेकिन दोस्तों जो नाफेड था वो कृषि को बढ़ावा देने के लिए काम करता था। मैंने इससे पहले आपको बताया भी था, कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो काम करता था वो आपका नाफेड करता था। और जो दोस्तों जनजाति लोग होते हैं, जो हमारी, अब हम ट्राइफेड जो होती है, ट्राइफेड दोस्तों एक्चुअली में जो हमारी जनजाति भाई बंधु जो भी बहन है, वो जंगलों में जो रहते हैं, जंगलों में जो काम करते हैं और कुछ भी प्रोडक्ट जो बनाते हैं, और उन प्रोडक्टों को जो प्रमोट किया जाता है वो ट्राइफेड संस्था करती है। इसीलिए दोस्तों ये इसको ट्राइफेड संस्था बनाई गई थी उन जनजाति लोगों के जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। और इसकी फुल में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। और यही पॉइंट लिखा है दोस्तों, जनजाति उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड की स्थापना की गई थी 1987 में। और इसी पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों
सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही आपके 1985 से 90 तक चली थी। 1985 में ही इंदिरा गांधी आवास योजना बनाई गई थी। या इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी, जिसका मतलब होता है दोस्तों गांव में घर उपलब्ध कराने के लिए इनको शुरू किया गया था इस योजना को, कि गांव में किस तरीके से लोगों के घरों को बनवाया जाए, कैसे घरों को बांटा जाए, गांव में घर उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था। और 1989 में जवाहर रोजगार योजना चलाई गई थी, जो रोजगार से संबंधित बात करती है। और 1989 में दोस्तों एक और योजना चलाई गई थी, जिसका नाम था नेहरू रोजगार योजना। ये दो योजना 1989 में चलाई गई थी, जो रोजगार से संबंधित थी। और यह घरों से गांव में घरों उपलब्ध कराना, गांव में घरों को उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए इंदिरा आवास योजना चलाई गई थी 1985 में। और इसी सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी के बारे में अगर हम बात करें, जिसको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। और 12 अप्रैल 1988 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और यह जो एक्ट था वो 1992 का एक्ट था। अगर हम दोस्तों इस सेबी के बारे में बात करें, तो सेबी जो होती है वो शेयर मार्केट को कंट्रोल करके चलती है। यानी दोस्तों आप कह सकते हो जो कैपिटल मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट को जो कंट्रोल करने का काम करती है वो आपकी सेबी करती है। और दोस्तों जो हमारा मनी मार्केट होता है उसको कंट्रोल करने का जो काम करती है वो आपकी आरबीआई बैंक करती है। मनी मार्केट के बारे में हालांकि मैंने जो बता दिया, आपको पढ़ाया भी है सेबी सेबी के बारे में इससे पहले। मनी मार्केट को जो कंट्रोल करती है वो दोस्तों हमारी आरबीआई है। अब दोस्तों 1985 में आपकी ये 1990 में यह परियोजना पंचवर्ष सातवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाती है। 5 ईयर प्लानिंग ये 1985 से चलकर 1990 में दोस्तों जब ये ख़त्म हो जाती है, तो इसके बाद क्या होता है, यह सातवीं पंचवर्षीय योजना जब ख़त्म हुई तो दोस्तों इसके बाद जो राजनीतिक संकट बहुत आ गए थे। इस टाइम पर दोस्तों यह स्थिति बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। इस टाइम पर राजनीतिक जो संकट थे बहुत ज़्यादा आ गए थे। इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वो बड़ी तेजी से बदल रहे थे। कभी कोई प्रधानमंत्री बन रहा था, कभी कोई प्रधानमंत्री बन रहा था, इसलिए राजनीतिक संकट इस बहुत सारे देखने को मिले थे। और जब दोस्तों राजनीतिक संकट देखने को मिले थे तो इसकी वजह से भारत में आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर हो गई थी। इसलिए दोस्तों पंचवर्षीय योजना में ही इसी पंचवर्षीय योजना में ही दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद ही आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी। यानी कि इस टाइम पर दोस्तों हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इतने पैसे बचे थे कि हम 15 दिन का ही विदेशी व्यापार कर सकते हैं। इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन, हमारे पास दोस्तों इतने पैसे बचे थे कि हम 15 दिन तक ही विदेशी व्यापार कर सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी, और जो कि विदेशी व्यापार कर सकते हैं। हमारे पास दोस्तों विदेशी मुद्रा सिर्फ इतनी बची थी कि हम सिर्फ 15 दिन तक ही सरवाइव कर सकते हैं। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं, जो हमारा विदेशी व्यापार जो हो रहा था वो सिर्फ 15 दिनों तक ही हो पा रहा था। और इस पंचवर्षीय योजना के बाद से दोस्तों फिर से सरकार ने योजना अवकाश स्टार्ट कर दिया था, फिर से योजना अवकाश घोषित कर दिया था, क्योंकि दोस्तों स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। क्योंकि पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए सरकार के पास इतनी आप कह सकते हो कि उस सरकार के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी। अब सरकार ने फिर से योजना अवकाश शुरू कर दिया था। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर से एक योजना अवकाश आया था 1990 में। 1990 से लेकर 1992 तक चला था। योजना अवकाश के बारे में दोस्तों बता देता हूँ। क्योंकि सरकार की जब बहुत सारे घाटा देखने को मिल जाता है, सरकार के पास कुछ बचता नहीं है, तो फिर पंचवर्षीय योजना की जगह पर वो योजना अवकाश कर देती है। फिर दोस्तों योजना अवकाश यानी कि योजना फिर अपने हॉलीडे पर चली जाती है, तो फिर योजना अवकाश उसको नाम दे दिया जाता है।
1990 से 92 तक यह योजना अवकाश रहा था और यह सेकंड योजना अवकाश था, जिसे हम प्लान हॉलीडे कहते हैं। 1990 से लेकर 1992 तक सरकार की स्थिति बहुत खराब रही थी। सरकार ने योजना अवकाश घोषित कर दिया था। अब योजना अवकाश चलाया जाएगा और इससे पहले मैंने बताया भी था, योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भी आया था आपका, और फिर ये अब सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आया है। तो पहला योजना अवकाश ये था, दूसरा योजना अवकाश ये है। तो दूसरा योजना अवकाश जो हमारा था वो 1990 से लेकर 1992 तक चला था। और इस समय पर जो दोस्तों प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव थे, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह थे। और इस समय पर दोस्तों हमारे देश में बहुत सारी महंगाई देखने को मिल रही थी। देश में महंगाई थी और हमारे पास विदेशी जो मुद्रा भंडार था वो खत्म हो चुका था। विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म हो चुका था। इसलिए दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे पास बस इतने पैसे बचे थे कि हम 15 दिनों तक ही विदेशी व्यापार कर सकते हैं। यानी कि महंगाई भी बढ़ रही थी और विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म हो चुका था। भारत सरकार बहुत ज़्यादा संकट में थी। तो भारत सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा। तो भारत सरकार दोस्तों IMF बैंक के पास जाती है, और IMF जो बैंक है जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। और यह लोन जब देती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब दोस्तों किसी भी देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गिर चुकी हो। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो लोन देती है दोस्तों, वो आपकी IMF बैंक देती है। और जो दोस्तों आपकी वर्ल्ड बैंक जो होती है वो किसी भी देश के विकास के लिए देती है, देश के विकास के लिए लोन देती है। तो हमें जो लोन लेना था वो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लोन लेना था। इसलिए हमारी भारत सरकार IMF बैंक के पास जाती है। लेकिन दोस्तों IMF जो बैंक है, इसने पैसा देने से पहले इसने एक शर्त रख दी थी। IMF बैंक ने कहा था कि आप अपने देश के अंदर कुछ बदलाव करो और तभी हम आपको पैसा देंगे। उस उसके बाद उससे पहले नहीं दे सकते। तो दोस्तों इसीलिए भारत सरकार ने अपनी जब दोस्तों इसी बदलाव को देखते हुए, इन बदलावों को दोस्तों जो बदलाव करने थे भारत में, बदलाव जो हुए थे, बदलावों को देखते हुए 1991 में भारत सरकार ने 1991 में देश में एक नई आर्थिक नीति लाते हैं। भारत सरकार एक 1991 में नई आर्थिक नीति लाती है, और जिसे हम दोस्तों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, और जिसे हम कह भी सकते हैं ये LPG नीति के नाम से भी इसको जानते हैं। इसे हम LPG सुधार के नाम से भी कह सकते हैं, LPG नीति भी इसको कहा जाता है। तो 1991 में 1991 में दोस्तों देश में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। और क्या क्या बदलाव किए थे देश ने, तो दोस्तों जो बदलाव किए थे, जो सुधार किए थे देश में जो सुधार हुए थे वो आपके जिनको जो सुधार हुए थे उनको सुधारों को ही हम LPG रिफॉर्म्स या LPG नीति भी कहते हैं, LPG सुधार कहते हैं, LPG रिफॉर्म के नाम से भी इनको जानते हैं। और अर्थव्यवस्था के अंदर दोस्तों हमारी जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, इनके अर्थव्यवस्था के अंदर 3 बदलाव किए गए थे। पहला बदलाव था दोस्तों L से लिबरलाइजेशन, जिसको हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो बदलाव था वो प्राइवेटाइजेशन कहलाता है, जिसे हम निजीकरण कहते हैं। और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों उदारीकरण क्या होता है, उदारीकरण के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे दोस्तों उदारीकरण क्या था, उस टाइम पर जो भी हमारे देश के अंदर जितने भी उद्योग थे, वो सभी के सभी जितने भी उद्योग थे, उन उद्योगों को खोलने के लिए दोस्तों भारत सरकार कहती थी कि इन उद्योगों को खोलने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि हर उद्योग के लिए आपको लाइसेंस लेना
बहुत आवश्यक है। तो भारत सरकार दोस्तों इन लाइसेंसों को देने के लिए बहुत जटिल प्रक्रियाओं रखी थी, बहुत जटिल दोस्तों एलिजिबिलिटी थी। और जब लाइसेंस लेने के लिए दोस्तों बहुत जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था जब कोई उद्योग खोलता था। तो दोस्तों इसलिए भारत सरकार ने इन लाइसेंसों की जो जटिल प्रक्रियाएं थी उनको ख़त्म कर दिया था। यानी कि जो लाइसेंस प्रणाली थी वो दोस्तों ख़त्म हो चुकी थी। उसी को हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं। यानी आप कह सकते हो दोस्तों लाइसेंस जो प्रणाली जो थी इसको भारत सरकार ने समाप्त कर दिया था। और लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे उद्योग थे उनके लिए लाइसेंस को बहुत आवश्यक रखा था। जैसे कि दोस्तों आपका कोई भी विस्फोटक उद्योग, जैसे कि कोई उद्योग ऐसे खोलते हैं जो कि विस्फोटक टाइप के हों, जैसे दिवाली पे पटाखे वगैरह चलाए जाते हैं, उन 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 उद्योगों के लिए लाइसेंस को जरूरी रखा था। और जैसे कि दोस्तों जो मदिरा पान वाले हैं, मदिरा पान वाले जो भी दोस्तों उद्योग हैं उनके लिए लाइसेंस को जारी रखा था। और जैसे तो जो हानिकारक दोस्तों कुछ हानिकारक ऐसे उद्योग होते हैं जिनके लिए लाइसेंस को रखा था, जारी रखा था। लेकिन बाकी के जितने भी उद्योग थे उनके लिए लाइसेंस प्रणाली को खत्म कर दिया था भारत सरकार ने। उसी को दोस्तों हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे दोस्तों एक थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, इजी वे में और ये समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों जो सरकार की जो इससे पहले दोस्तों सरकार बहुत चीज़ों पर पाबंदी लगाती थी। सरकार जो थी बहुत सारे उद्योग ऐसे थे उन पर पाबंदी लगाती थी कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं खोलना है। तो जो सरकार की जो पाबंदी थी उन पाबंदियों को सरकार ने हटा दिया था। यानी आप कह सकते हो जो पाबंदी थी उन पाबंदियों को सरकार ने हटा दिया था। यानी कि दोस्तों जो लाइसेंस प्रणाली थी उस लाइसेंस प्रणाली को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया था। और जिससे कि कोई उद्योग खोलता है तो वह आसानी से कोई भी उद्योग खोल सकता है। तो लाइसेंस प्रणाली को पूरी तरीक़ा से समाप्त नहीं किया गया था लेकिन उसको समाप्त कर दिया था। और कुछ ऐसे उद्योग थे उनके लिए लाइसेंस प्रणाली को रखा था। और लाइसेंस प्रणाली को लेकिन दोस्तों बहुत जटिल ना होकर थोड़ा आसान बना दिया गया था। इसी को हम उदारीकरण कहते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बाद हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जिसे हम निजीकरण के नाम से जानते हैं। इसका दोस्तों मतलब होता है जो पहले पहले भारत सरकार में जितने भी उद्योग हुआ करते थे वो सारे उद्योग सरकार के अंडर में थे। जितने भी उद्योग हुआ करते थे मैक्सिमम जो उद्योग थे वो सरकार के अंडर में हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों जब से प्राइवेटाइजेशन जो निजीकरण होता है उसमें सरकार ने उन उद्योगों को प्राइवेट करना शुरू कर दिया था। फिर सरकार ने जो भी उद्योग थे उनको फिर प्राइवेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ ऐसे उद्योग हैं, कुछ ऐसे कंपनियां उनको सरकार ने अपने रिजर्व में रखा, अपने अंडर में रखा। जैसे कि आपका रेलवे हो गया और परमाणु ऊर्जा हो गया। इनको भारत सरकार ने रिजर्व में रखा था कि इनको हम प्राइवेट नहीं करेंगे। बाकी का जितने भी सरकार के अंदर में जो उद्योग आते हैं उनको हम प्राइवेट करना शुरू कर सकते हैं। यानी कि फिर उसको प्राइवेट करना शुरू कर दिया था। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, जिसे हम भूमंडलीकरण कहते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें इजी वे में आप ये समझ सकते हो कि अपनी जो अर्थव्यवस्था होती है, अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था से जोड़ना। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था से जोड़ने का मतलब ये हो जाता है जैसे दोस्तों यहाँ पर जो भी दोस्तों विश्व की और भी दूसरी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को भारत में आने के लिए उनको कह दिया गया था। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले दोस्तों 1951 से पहले जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद और 1951 से पहले भारत सरकार को यह डर लगता था कि जैसे 1616 में जब 1600 में दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और यह भारत में जब आई थी तो भारत में ये व्यापार करने के लिए आए थे फिर। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बना लिया था, 400 साल तक गुलाम बना के रखा था। तो हमारी भारत सरकार जब आज़ाद जब हो गई थी 1947 में, तो 1947 में आज़ाद होने के बाद भारत सरकार को यह डर लगता था कि अगर हम फिर से किसी दूसरे देश की कंपनी को अगर बुला लेंगे तो फिर से कहीं हमको गुलाम नहीं बना लें। इसलिए भारत सरकार इन दूसरे देशों की कंपनियों को नहीं बुलाती थी। और लेकिन दोस्तों अगर कंपनी देश में आएगी तो कंपनी से देश में बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे।
भारत सरकार को टैक्स भी मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जिससे आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो हालांकि कंपनियों से लाभ तो होता ही है, लेकिन भारत सरकार को फिर से डर लगता था, इसलिए भारत सरकार 1991 से पहले और 1947 के बाद यहाँ पर इसके बीच में भारत सरकार ने कभी भी विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए कभी भी नहीं कहा था, यानी कि आने नहीं देती थी भारत के अंदर। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हो गया था तो इसमें फिर दूसरे देशों की जो भी कंपनियां थी वो भारत में फिर से आने लगी थी। इसी को हम दोस्तों कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं वैश्वीकरण। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। जैसे कि दोस्तों आपने डोमिनोज का सुना है, डोमिनोज आपकी विदेश की कंपनी है। मैकडोनल्ड जो भी है, ये पिज़्ज़ा वगैरह जो बनाते हैं, ये विदेश की कंपनियां हैं। ये विदेश की कंपनियां दोस्तों जब भारत में काम कर रही हैं तो ये सभी के सभी वैश्वीकरण का ही कारण है, ग्लोबलाइजेशन का ही कारण है। आज के टाइम पे जो भी ओप्पो कंपनी हो गई, जो भी वीवो कंपनी हो गई, एप्पल की कंपनी हो गई, जो भारत में जो काम कर रही हैं दोस्तों, ये सभी सभी की सभी ग्लोबलाइजेशन का ही कारण है, वैश्वीकरण के कारण ही ये लोग भारत में आ सकते हैं। इसी को दोस्तों हम अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरी अर्थव्यवस्था से जोड़ना भी कहते हैं। जैसे दोस्तों अपने देश में इसमें आप वैश्वीकरण में क्या होता है, हम अपने देश में, ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है, हम अपने देश में और ये पड़ोसी देश जो भी हैं दोस्तों, ये पड़ोसी देश मान के चलो कोई भी है, ये दूसरे देश की जो कंपनियां हैं, हम अब इनको ग्लोबलाइजेशन जब से हो गया, अब इनको हम भारत में आने दे सकते हैं, भारत में ये अब आ सकते हैं। और दूसरे देश की जो कंपनियां हैं, हमारे देश में जितना हो सकता है उतना निवेश भी कर सकती हैं और निवेश इनको हम करने भी देंगे। यही होता है आपका दोस्तों वैश्वीकरण। ये निवेश करेंगे तो इससे हमें भारत सरकार को फायदा भी होगा, टैक्स मिलेगा, लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा और लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो फिर यहाँ पर दोस्तों देश की भी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। इसलिए 1991 में भारत को नई आर्थिक नीति लानी पड़ी थी और यह जरूरी भी थी। आर्थिक जो 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, इसको भारत में आना बहुत जरूरी भी था। अगर दोस्तों यह नहीं आती तो फिर जो हमारे पास 15 दिनों के लिए 15 दिनों के जो पैसे बचे हुए थे, उतने 15 दिनों के लिए हम विदेशी व्यापार कर सकते थे, फिर हमारा भारत देश फिर से कहीं ना कहीं नुकसान में बहुत ज़्यादा पहुंच जाता। इसलिए दोस्तों ये आपके बदलाव किए गए थे, जिनको इन्हीं बदलावों को हम ये जो देश हमारे देश के अंदर जो बदलाव देखने को मिले, इन्हीं बदलावों को दोस्तों हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं और जिन्हें हम एलपीजी सुधार भी कहते हैं और ये हमारे एलपीजी नीति भी इनको हम कहते हैं। ये हमारे अर्थव्यवस्था की ये जो नई आर्थिक नीति जो थी, इसके अंदर जो 3 बदलाव जो थे वो आपके एलपीजी रिफॉर्म्स कहा जाता है इनको, जिन्हें एलपीजी सुधार भी कह सकते हो और आप वो एलपीजी नीति भी इनको कह सकते हो। इस तरीके से ये सुधार किए गए थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।